अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स, यानी बेंजीन का इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ रिएक्ट करने का अमूमी तरीक़ाकार क्या है। जनरल पैटर्न का मतलब अमूमी तरीक़ाकार, यानी कि आम तौर पे इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, जो बेंजीन होती है वो आमतौर पे किस तरह रिएक्ट करती है इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ। अब इलेक्ट्रोफाइल का जिक्र जो है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी या इलेक्ट्रॉनों की कमी का शिकार जो स्पीशी है उसको कहा जाता है। तो अब इसमें बेंजीन का इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ किस तरह रिएक्शन होगा या किस तरह इलेक्ट्रोफाइल्स बेंजीन के साथ रिएक्ट करते वक्त बिहेव करते हैं, पहले उसने आपको एक जनरल कुछ चीज़ें समझाई हैं और उसके बाद फिर वो आपको मैकेनिज्म की तरफ लेके जाएगा। ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, 2 स्टेप्स का एक मैकेनिज्म है जो कि आगे बहुत सारी मिसालों के अंदर, जिसमें कि हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और देन फिर आगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वगैरह, उन सब के अंदर यही 2 स्टेप का मैकेनिज्म जो है वो तमाम रिएक्शंस के अंदर इस्तेमाल होना है। तो एक ही दफ़ा अगर आप बगौर इसको समझ लेते हैं तो आइंदा आने वाली तमाम मिसालों के अंदर समझ लें कि ये जस्ट रिवाइज ही होना है ये मैकेनिज्म जो है। तो जो उसने इब्तदाई हिस्से में बात की है वो ज़रा पहले समझ लें। वो कहता है कि द हाईली स्टेबल delocalized electrons of benzene ring are not readily available for the nucleophilic attack like the electrons of alkenes। कि जिस तरह बेंजीन के रिंग के अंदर ये जो आपको इस तरह ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स या जिनको पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये पाई बॉन्ड ही होता है जब डबल बॉन्ड बनता है। तो आपको याद होगा पीछे हमने जो स्टार्ट में आर्टिकल्स पढ़े थे उसमें वो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से हमने देखा था कि किस तरह बेंजीन के रिंग के अंदर ये डबल बॉन्ड जो हैं वो बनते हैं। तो उसमें आपने देखा था कि ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल जो हर कार्बन के पास होता है वो साथ वाले कार्बन के साथ अपना इस तरह अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल जो है उसके साथ पैरेलल ओवरलैप करता है, जिसके नतीजे में यानी ये डबल बॉन्ड जो हैं वो वजूद में आते हैं। तो ये पाई बॉन्ड के ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली, और चूंकि इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, अब आप रेजोनेंस भी पढ़ चुके हैं, डीलोकलाइजेशन का लफ्ज़ भी पीछे पढ़ चुके हैं। तो चूंकि आपको पता है कि ये डबल बॉन्ड रिंग के ऊपर इस तरह रेजोनेट करते हैं, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, ये लोकलाइज्ड नहीं होते, इसलिए इनको डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हम कहते हैं। ये जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेंजीन के रिंग के, वो कहता है कि वो नॉट रेडली अवेलेबल, वो इतनी जल्दी दस्तयाब नहीं होते ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। किस मकसद के लिए? वो कह रहा है फॉर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक लाइक द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्कीन्स, यानी बतौर न्यूक्लियोफाइल अमल करते हुए किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी जल्दी या इतनी फौरन से बेंजीन इस्तेमाल में नहीं लेके आती, जिस तरह अल्कीन्स के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते होते हैं न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अमल करते हुए किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करने के लिए। मसलन आपको पता है कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड बनता है, उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर भी ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो ये जो पाई बॉन्ड के इस तरह इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स बड़ी आसानी से इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं अगर आपने अटैक करना हो किसके ऊपर, किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। मसलन आपको 8वें चैप्टर में वो मार्कोनिकोव रूल वगैरह वाला जहां हमने जिक्र पढ़ा था, वहाँ मैकेनिज्म के अंदर भी आपने देखा था कि डबल बॉन्ड के अंदर ये जो एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा होता है, इसको इस्तेमाल में ला के तो किसी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी को इन दोनों में से कोई भी कार्बन अपने साथ मिला के तो बॉन्ड बना सकती होती है। मेरा इशारा उसी की तरफ है, मैं वो सारा तो रिवाइज नहीं करवाऊंगा, आप 8th चैप्टर में जाके उन रिएक्शंस को दोबारा देख सकते हैं। तो वो कहता है कि जिस तरह अल्कीन के अंदर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आसानी से न्यूक्लियोफाइल की तरह
अटैक करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते होते हैं, किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अगर अटैक करना हो तो ये काम बेंजीन में इतनी आसानी से ये इतनी जल्दी नहीं होता। यानी बेंजीन अपने ये जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको इतनी इजीली बतौर न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल करते हुए किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करने के लिए इतनी जल्दी इस्तेमाल में बेंजीन जो है वो लेकर नहीं आती। Therefore, the electrons of benzene ring do not assist in the attack of weak electrophile. इसलिए वो कहता है कि अगर कोई वीक इलेक्ट्रोफाइल आ जाए तो बेंजीन के रिंग के ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इतनी आसानी से हेल्प नहीं करते, असिस्ट नहीं करते उस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करने के लिए। अच्छा, अब ये बात आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का भी ज़रा कॉन्सेप्ट बयान कर दूं। वीक का मतलब होता है कि यानी वो इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो होगा लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी का शिकार तो हो लेकिन इतना ज़्यादा भी ना हो, उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं। और उसको वीक इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है उसका मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की कमी का शिकार हो, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जिसको आम सादा उर्दू में हम कहते हैं कि यानी मरा जा रहा हो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। इसको शदीद ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, इसको अशद ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने की, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो वो कहता है कि कोई वीक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अगर बेंजीन के रिंग के साथ अटैक करना चाहे तो बेंजीन अपने इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को हेल्प के तौर पे बतौर न्यूक्लियोफाइल अमल करते हुए इतनी जल्दी इस्तेमाल में नहीं लेके आती। लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा और वो बेंजीन के रिंग पे अटैक करेगा तो वो फिर इस पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का ये जो सर्कल सा होता है इसको तोड़ सकता है और यहां से रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है, यानी कि स्टार्ट कर सकता है। तो ये वो चीज है जिसको उसने यहां पे यानी कि स्टार्ट में आपको समझाया है। इसलिए उसने लिखा है कि इट मींस दैट मोर पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल्स आर रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट एंड ब्रेक द कंटिन्यूस शीथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब यही 3 डबल बॉन्ड जो होते हैं इन्हीं को हम ऐसे रिंग लगा के बयान करते हैं ना, तो वो इस दायरे को ये जो रिंग है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का इसी को वो शीथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कह रहा है। वो कहता है लिहाजा पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत होगी ताकि वो बेंजीन के रिंग के ऊपर यहां घुस जाए और इस पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की ये जो शीथ है, ये जो गुलाफ सा है जिसने घेरा हुआ है बेंजीन के रिंग के ऊपर, इसको वो तोड़े, पेनिट्रेट करे, इसके अंदर घुसे और यहां से बॉन्ड ब्रेक करके ये जो 3 है तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्शन स्टार्ट करवा सके। तो इसलिए पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत होगी। अब आगे उसने फिर बात बढ़ाई है आगे कि मसलन वो कहता है जैसे कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन इन बेंजीन रिक्वायर्स आयरन और करस्पॉन्डिंग फेरिक हैलाइड एज ए कैटलिस्ट। वो कहता है मिसाल के तौर पर, अब उसने एग्जांपल दी है कि सपोज अगर बेंजीन के रिंग के ऊपर आप हैलोजन का एटम लगाना चाहते हैं बेंजीन के रिंग के साथ, यानी कि आप हैलोजिनेशन करना चाहते हैं बेंजीन के रिंग की, तो उसके लिए जब आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है हैलोजन के एटम की बेंजीन के रिंग के ऊपर, तो उसके लिए आपको या आयरन चाहिए और या फिर आपको फेरिक हैलाइड Fe(X3) जिसको जनरली हम लिखते हैं, या फिर आपको ये चाहिए होगा बतौर कैटलिस्ट। आगे फिर उसने क्लियर कर दिया है कि अगर इनफैक्ट आयरन 2 इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू फेरिक हैलाइड, कि अगर आप आयरन से भी रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो आयरन ने भी पहले फेरिक हैलाइड में ही कन्वर्ट होना है और उसके बाद फिर रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड करेगा एंड विच फर्दर रिएक्ट्स विद हैलोजन, और वो Fe(X3) जो है वो आगे फिर मजीद हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा टू प्रोड्यूस ए पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल, और इस तरह एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पहले जनरेट होगा। यानी इस पूरी बात का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आप बेंजीन के रिंग के ऊपर हैलोजिनेशन करना चाहते हैं, यानी हैलोजन का एटम बेंजीन के रिंग पे जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कैटलिस्ट के तौर पे या आयरन यूज करना पड़ेगा या फेरिक हैलाइड इस्तेमाल करना पड़ेगा।
अगर आप आयरन से रिएक्शन शुरू करवाएंगे तो वो भी पहले फेरिक हैलाइड में ही कन्वर्ट होगा, और फिर ये फेरिक हैलाइड जो है वो मजीद आगे उस हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा, जिस हैलोजन को आप यूज कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर, और फिर यहां से एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पहले जनरेट होगा, पैदा होगा, और वो पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल आगे बेंजीन की रिंग पे अटैक करेगा। अब इसमें ये चीज आपको तमाम मिसालों के अंदर यानी ये कॉमनली नजर आएगी कि पहले पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होना है, पैदा होना है, और फिर उसने आगे बेंजीन की रिंग के ऊपर अटैक करना है। उसके लिए अब उसने ये जो मिसाल यानी कि यहाँ पे दी है, हम इसको जरा थोड़ा सा आगे जो है वो कंटिन्यू करते हैं अब, ताकि बात समझ आई हमें। मिसाल के तौर पर अगर हम आयरन से रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं तो हैलोजिनेशन जब हमने करनी है तो आयरन ने पहले हैलोजन के साथ रिएक्शन करके FeX3 यानी कि फेरिक हैलाइड जो है वो पैदा करना है। इक्वेशन को आप बैलेंस कर लें, ठीक है जी, और ये बन गया फेरिक हैलाइड FeX3। अब ये FeX3 जो है वो आगे अगले मरहले में हैलोजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके तो पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट करेगा। आपको समझाने की खातिर मैंने अब यहाँ X2 का जो मॉलिक्यूल है उसको ऐसे लिखा है। अब इसमें होगा ये, मैं थोड़ा सा जरा इसको स्पेस दे के लिख रहा हूं। अब इसमें होगा ये कि फेरिक हैलाइड ने इन दोनों में से एक और हैलोजन का एटम अपने साथ लगाना है, और ये पूरा पेयर इलेक्ट्रॉन्स का जो है इसको यहां से निकाल के अपने साथ मिलाना है, ठीक है जी। तो ये आप यहां से इसको जरा गौर से देख लें कि ये FeX3 और ये साथ पूरा हैलोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। अब इसमें से मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि ये यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये पूरा पेयर यहां से लेके हैलोजन का एटम निकलेगा और वो FeX3 के साथ मिलेगा। तो ये FeX3 की बजाय ये हो गया FeX4 यानी एक चौथा हैलोजन भी उसके साथ जा मिला। और चूंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये तो इस हैलोजन का था, ये राइट साइड वाला इलेक्ट्रॉन चूंकि इस हैलोजन का ले लिया गया है, लिहाजा ये एक अजाफी यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है। और ये समझ लें कि इतनी चीज़ जो है यहाँ से ये हैलाइड आयन की शक्ल में निकली है, इस वजह से इसके ऊपर माइनस निशान जो है वो आ जाएगा। और ये यहाँ से हैलोजन का एटम चूंकि बगैर अपने इलेक्ट्रॉन के निकला है, यानी उसका इलेक्ट्रॉन ये लेफ्ट वाला हैलोजन ले गया यहाँ से, इसलिए इसके ऊपर ये पॉजिटिव का चार्ज आ गया। ये जो X के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आया है ये वो पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है जो समझ लें कि यहां से जनरेट हुआ है। हैलोजिनोनियम आयन आपकी बुक में इसका नाम भी उसने लिखा हुआ है, और ये एक एनाइन है यहाँ पे जिसको टेट्रा हेलोफेरेट आयन उसने आपकी बुक में नाम दिया हुआ है। तो ये टेट्रा हेलोफेरेट आयन बनता है और ये पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल हैलोजिनोनियम आयन जो है वो यहाँ से जनरेट होता है। अब ये जो हैलोजिनोनियम आयन है ये पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है जो कि आगे बेंजीन के रिंग पे अटैक करेगा। अब ये 2 स्टेप का बच्चों मैकेनिज्म है, इसको बहुत गौर से समझ लेना है क्योंकि बिल्कुल इसी पैटर्न पे आगे तमाम मिसालों के अंदर ये रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड करेगा। अब ये डबल बॉन्ड है जो मैं आपके सामने बना रहा हूं और ये पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल हैलोजिनोनियम आयन। अब ये जो हैलोजिनोनियम आयन है इसको अपने साथ मिलाने के लिए ये इन तीनों में से कोई भी जोड़ा पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो इस्तेमाल में लाया जा सकता होता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। और ये 6 की 6 कार्बन जो हैं, हाइड्रोजन बहरहाल यहाँ रिंग के साथ मौजूद होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हाइड्रोजन मैंने शो नहीं की। हाइड्रोजन अंडरस्टूड है कि हर कार्बन के साथ होगी। तो इन 6 की 6 कार्बन में से कोई कार्बन भी इनमें से कोई पेयर इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हुए इस इलेक्ट्रोफाइल को अपने साथ मिला सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो बॉन्ड बनाने के लिए चूंकि पूरा एक जोड़ा चाहिए होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये 2-2 इलेक्ट्रॉन्स के आपको 3 जोड़े यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो इनमें से कोई भी पेयर यूज करके 6 की 6 कार्बन में से कोई कार्बन भी इसको अपने साथ मिला सकती है। लेकिन आमतौर पे किताबों में रवायत है कि ये वाला पेयर जो है वो दिखाया जाता है, शो किया जाता है कि इसकी मदद से इस हैलोजन को साथ मिलाया जाएगा और ऊपर वाली या नीचे वाली दोनों में से कोई कार्बन जो है वो इसको साथ मिला लेगी।
लेकिन बुक्स में आमतौर पे ये जो ऊपर वाली कार्बन है इसके साथ इसको शो किया जाता है। तो ये समझ लें कि इस तरह बाकी का रिंग अपनी जगह उसी तरह कायम है। ये सिर्फ ये वाली जो कार्बन है मैं इनको ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कि ये बॉन्ड जो है इस पे सारा काम हो रहा है। तो ये पूरा पेयर जो है वो कार्बन ने रखा उठा के बाहर, ये वाला पूरा पेयर ये उठा के रखा बाहर, और इस पेयर की मदद से इस हैलोजन को अपने साथ जोड़ लिया गया, और ये अब समझ लें कि हैलोजन कार्बन के साथ अपना बॉन्ड बना गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो जैसे मैंने कहा था वो अंडरस्टूड है कि वो मौजूद है ही है, लिहाजा वो इस कार्बन के साथ लगी ही हुई है। अब आप जरा गौर करें कि जब ये पूरा पेयर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उठा के बाहर निकाला जाएगा तो ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन तो ऊपर वाली कार्बन का था, लेकिन ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे वाली कार्बन का निकाला गया। तो चूंकि नीचे वाली कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी बाहर उठा के रखा गया, इसलिए वक्ती तौर पे नीचे वाली कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन से महरूम हो गई है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई है। इसलिए नीचे वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो तो आना ही आना है, तो वो आपने लिख देना है, शो कर देना है। तो ये एक दरमियानी मरले में एक इंटरमीडिएट या यूं कह लें कि दरमियानी एक प्रोडक्ट जो है वो वजूद में आई है, इसको बेंजीनोनियम आयन जो है वो कहा जाता है। तो ये बेंजीनोनियम आयन जो है वो इस रिएक्शन के अंदर वजूद में आ गया है। अब यही बेंजीनोनियम आयन जो है वो अगले स्टेप में आपको फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बना के देगा। तो गौर से ज़रा आप सेकंड स्टेप देख लेना है जी कि कैसे चलता है सारा। तो ये दो डबल बॉन्ड उसी तरह अपनी जगह, और ये थोड़ा सा ज़रा इसको ऐसे तिरछा करके ऐसे शो कर दो। तो ये ऐसे, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है और हैलोजन ऊपर लग चुका है, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है। बेंजीनोनियम आयन मैंने दोबारा बना दिया आपके सामने। अब अगले मरले में, चलो मैं इसको थोड़ा सा आगे करके एरो लगाता हूँ। अब अगले मरले में ये जो टेट्रा हैलोफेरेट आयन था, ये टेट्रा हैलोफेरेट आयन बतौर बेस अपना यहाँ पे अमल करेगा। बेस क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशी जो है उसको बेस कहते हैं। एसिड और बेस की मुख्तलिफ डेफिनेशन होती हैं, यहाँ बेस से मुराद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशी के तौर पे इसको कंसिडर किया जाएगा। अगर आपको याद हो, अभी जैसे ऊपर मैंने मिटाया नहीं है, ये आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कि ये Fe(x4) कैसे बना है भला, कि Fe(x3) ने ये हैलाइड आयन यहां से निकाल के अपने साथ मिलाया था। तो समझ लें कि वही हैलाइड आयन उसने वापस कर देना है, और उसी की मदद से ये हाइड्रोजन यहां से निकाल ली जाएगी, और ये पूरा पेयर जो है वो दोबारा अंदर शिफ्ट होके इसी तरह ये तीसरा बॉन्ड दोबारा फिर मुकम्मल कर देगा। चले मैं आपको समझाने के लिए इसको लिख देता हूं। अच्छा, लिखना आपने ऐसे ही है Fe(x4), लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बताने लगा हूं कि असल में ये जो Fe(x4) था ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना था, यानी कि इसमें ये Fe(x3) था ये वाला, जिसने ये यहां से हैलाइड आयन अपने साथ मिलाया था। समझ लें कि यही हैलाइड आयन जो है उसने अपने इसी नेगेटिव चार्ज की मदद से इस हाइड्रोजन पे अटैक करना। लिहाजा जब मैं एरो के साथ यूं अटैक शो करूंगा इसके ऊपर, तो इससे मुराद यही अटैक होगा कि ये जो X- है, समझ लें कि यही इस H को यहां से निकाल रहा है। तो ये यहां से बॉन्ड खत्म हो जाएगा और हाइड्रोजन बगैर इलेक्ट्रॉन के X के साथ आ जाएगी, और X के ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब पूरा एक इलेक्ट्रॉनी जोड़ा X के ऊपर यहाँ पे पड़ा हुआ है, लिहाजा इस जोड़े की मदद से वो इस हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेगा, और ये जो पूरा इलेक्ट्रॉनी जोड़ा यहाँ से फ्री हो गया, ये दोबारा फिर अंदर शिफ्ट होके तो बॉन्ड जो है वो मुकम्मल कर देगा। तो समझ लें कि ये इस तरह बेंजीन का रिंग जो है वो दोबारा फिर दो बॉन्ड्स के साथ यहाँ पे मुकम्मल हो गया, और ये दो बॉन्ड जो है वो तो ऑलरेडी मौजूद थे, और अब ये X जो है वो तो पहले से ही लगा हुआ है। हाइड्रोजन यहाँ से उतर गई क्योंकि वो हाइड्रोजन जो है वो X अपने साथ ले गया था, ये वाला X- जो है। तो ये जो X- था उसने अपना ये वाला जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की शक्ल में इलेक्ट्रॉनी जोड़ा था उसको शेयर करके यहाँ HX बना दिया, और ये बकाया पीछे से ये जो Fx3 यहाँ बच चुका है
वो तो यहाँ पे मौजूद रहना ही रहना है। तो एक बेंजीन के ऊपर हेलोजन का एटम लग के तो ये हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बन गई, साथ HX बन गया और साथ में FeX3 बन गया। तो ये आप देख सकते हैं कि सेकंड स्टेप में ये 3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन चुकी। अब उसने यहां तक समझ लें कि मैकेनिज्म जो है वो तो आपको एक किस्म का समझा दिया है। आगे एक दो छोटी छोटी बातें वो और बता रहा है। वो कहता है एडिशन प्रोडक्ट इज नॉट फेवरेबल। ये असल में सब्स्टिट्यूशन हुई है ना यहाँ पे, कि बेंजीन के रिंग पे ये वाली कार्बन थी, इसके साथ ये जो हाइड्रोजन थी, ये हाइड्रोजन समझ लें कि उतर गई है और इसकी जगह पे हेलोजन का एटम जो है वो कार्बन के साथ लग चुका है, तो लिहाजा ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनी है। तो वो यही बता रहा है कि एडिशन प्रोडक्ट जो है वो भी वैसे तो मुमकिन है, यानी ये 3 डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऐड भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन के, हेलोजन के, कोई भी 3। लेकिन वो कहता है कि वो एडिशन प्रोडक्ट जो है वो फेवरेबल नहीं है, यानी साजगार नहीं है, बेंजीन उसको पसंद नहीं करती इस तरह एडिशन करना। क्यों? बिकॉज इन इट्स फॉर्मेशन द करेक्टरिस्टिक स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन इज लॉस्ट। क्योंकि जब 3 मॉलिक्यूल बेंजीन के डबल बॉन्ड वाली जगह पे यहां आके ऐड हो जाएंगे तो बेंजीन की स्टेबिलिटी जो है वो लूज हो जाएगी, बेंजीन नहीं रहेगी बल्कि वो किसी और ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए बेंजीन इस चीज को पसंद नहीं करती। द ओनली पॉसिबल प्रोडक्ट इज द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इन विच द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन इज रिटेन्ड। वो कहता है जो असल चीज इसमें सबसे ज्यादा मुमकिन है, पसंद करती है बेंजीन अपने रिएक्शंस के अंदर, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें बेंजीन की अपनी जो स्टेबिलिटी है वो कायम रहती है। आप ये देखें, आप नोट करें, ये बेंजीन थी, पहले मरले में उसका ये तीसरा बॉन्ड यहां से खत्म हुआ था और ये आर्जी तौर पे एक बेंजीनोनियम आयन बना, लेकिन अगले मरले में आप देखें कि तीसरा बॉन्ड फिर दोबारा मुकम्मल हो गया और बेंजीन का रिंग एक दफा फिर कंप्लीट हो गया। इसलिए वो कहता है कि यानी बेंजीन जो है वो एडिशन प्रोडक्ट को पसंद नहीं करती, सब्स्टिट्यूशन को ज्यादा पसंद करती। बाकी वो बता रहा है कि जनरल पैटर्न ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स कैन बी शोन। कि अब अगर इस सारे अमल को हम एक और सादा से 2 स्टेप के मैकेनिज्म में समझना चाहें कि इस सारे अमल में असल में हुआ क्या है, तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? ये तो हेलोजन की मिसाल दे के उसने आपको एक्सप्लेन किया सारा कुछ, और ये जो आगे अब एग्जांपल्स शुरू हो रही है ना, उसमें ये जो हेलोजिनेशन वाली पहली मिसाल है, समझ लें कि वो भी यही है बेसिकली। इसलिए अगर आप ये अच्छी तरह समझ लेते हैं तो समझ लें कि वो सारा प्रोसेस जो है वो भी यही चीज है। वो आपको जस्ट इस सारे अमल में समझाना चाह रहा है कि बेसिकली इस सारे अमल में हुआ इतना काम है कि 2 स्टेप में बस ये हुआ है कि ये हमारे पास थी बेंजीन और ये उसके 3 डबल बॉन्ड उसके अंदर, ये आया कोई इलेक्ट्रोफाइल, तो इस पेयर की मदद से ये जो ऊपर वाली कार्बन थी उसने इसको अपने साथ मिला लिया। तो 2 बॉन्ड अपनी जगह उसी तरह कायम है ये वाले, और ये जो यहाँ कार्बन थी उसने इलेक्ट्रोफाइल को अपने साथ मिला लिया। हाइड्रोजन यहाँ मौजूद थी, लेकिन जब ये पूरा पेयर यहाँ से बाहर निकाला गया इस जगह, तो समझ लें कि ये नीचे वाली जो कार्बन थी उसका इलेक्ट्रॉन भी परे चला गया, लिहाजा इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये फर्स्ट स्टेप में ये एक इंटरमीडिएट कैटाइन जो है वो बन गया। इसको जैसे आपने पीछे अभी बेंजीनोनियम आयन नहीं पढ़ा था, इसको 2 और नाम भी देते हैं, इसको एरीनियम आयन भी कह देते हैं, एरीनियम आयन भी, और इसको साइक्लोहेक्साडाइइनाइल कैटाइन भी कह देते हैं। लेकिन बहरहाल आपको जो भी आसान लगे वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो एरीनियम आयन बन गया और अब अगले मरहले में बेंजीन का रिंग जो है वो दोबारा अपनी असल शक्ल में वापस आएगा। इलेक्ट्रोफाइल लग चुका है, हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है, सामने वाली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, और अब अगले मरले में जैसे आपने पीछे वो FeX4- को बतौर बेस कंसिडर किया था, तो अब वो यही बता रहा है कि ये बी से मुराद कोई बेस हो सकती है जिसके पास यानी कि इस तरह नेगेटिव चार्ज की शक्ल में या इस तरह ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा एक इजाफी मौजूद होगा, और उसकी मदद से वो इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेगी और ये पूरा पेयर यहाँ से दोबारा फिर अंदर शिफ्ट होके तो रिंग जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और बेंजीन दोबारा अपनी असल शक्ल में बहाल हो जाएगी। और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो लग चुका है, हाइड्रोजन उतर चुकी है, हाइड्रोजन को बेस ने अपने साथ मिला लिया था इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा इस्तेमाल करते हुए। तो ये BH से मुराद
यानी बेस है जिसने अपना ये वाला पेयर यूज करते हुए हाइड्रोजन को साथ मिलाया। तो ये समझ लें कि सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो आपको हासिल हो गई, और ये बेस है जो प्रोटॉन की शक्ल में हाइड्रोजन को यहां से निकालती है। तो ये 2 स्टेप का मैकेनिज्म था जो कि बेंजीन के अब आगे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन सब के अंदर ये 2 स्टेप का मैकेनिज्म जो है वो इस्तेमाल होता जाएगा।